चलिए अब हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। अब तक हमने जो पीछे देखा था माउथ के बारे में हमने देख लिया, फायरिंग्स के बारे में हमने देख लिया और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अब देखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड में हम देखेंगे कि कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है सलाइवा, उसके बारे में जानेंगे कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, बाकी सलाइवा का काम क्या होता है हमारे माउथ में। ठीक है, तो सलाइवा रिलीज होता है 3 ग्लैंड से एक्चुअली, मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और उनका नाम है, पहला है सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, पहला सलाइवरी ग्लैंड का नाम यह है। दूसरे का नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड और तीसरे का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। मतलब कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड हुए। देखिए मैं इसका नाम लिखता हूं। पहला हुआ सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दूसरा हुआ सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा हुआ पैरोटिड ग्लैंड। और तीनों का नंबर 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक, और टोटल मिला के 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास हो गए। ठीक, अब सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को रिलीज करना, मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होगा क्या, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड का इनका सिक्रीशन होगा सलाइवा। अब हमें ये जानना है कि सलाइवा के अंदर में क्या क्या होता है। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा रिलीज करना, तो सलाइवा का कुछ तो फंक्शन होता होगा डाइजेशन में। तो पहले हम ये जानेंगे कि सलाइवा के अंदर में होता क्या है और उसके बाद हम जानेंगे उन सबका क्या फंक्शन है। ठीक, तो सलाइवा में देखिए क्या क्या होंगे। सलाइवा में पहला तो वाटर होगा और फिर उस वाटर, हालांकि वाटर 99.5% वाटर ही होता है सलाइवा में। और उसके बाद इसमें होगा सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम है ये। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। ध्यान से देखिएगा, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन होता है। ठीक, और उसके बाद इसमें होता है लाइसोजाइम। सलाइवा में वाटर हुआ, सलाइवरी अमाइलेज हुआ, लाइसोजाइम हुआ और फिर लाइसोजाइम के बाद कुछ आयंस होते हैं, आयंस लाइक पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे देखिए वाटर का फंक्शन तो आपको पता ही है, मिक्स करने में हेल्प करेगा, उसको एक प्रोवाइड करेगा, सॉल्यूशन बनाने में प्रोवाइड करेगा इसको एक सॉल्वेंट के फॉर्म में। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज का काम होगा स्टार्च को डाइजेस्ट करना। स्टार्च को डाइजेस्ट करना किसमें, माइटोज में। हालांकि डाइजेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज ये होगा सलाइवा में और उसके बाद फिर लाइसोजाइम होगा। देखिए लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, ये बैक्टीरियोसाइडल होता है। मतलब कि फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है, हार्मफुल जो भी कोई बैक्टीरिया है उसको किल करेगा कौन, लाइसोजाइम। ठीक, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ आयंस होंगे, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। आपको ये बात पता होगी क्लोराइड आयन एक्टिवेटर का काम करता है सलाइवरी अमाइलेज को। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सलाइवरी अमाइलेज को, जिसको कि हम टाइलिन कहते हैं, उसका पीएच होता है 6.8। इसका ऑप्टिमम पीएच कितना होगा, 6.8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच होगा 6.8। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना बात जो भी मैंने बताया है आपको सलाइवा के बारे में, एक बार पहले हम इसे नोट करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड हेडिंग डालिए, सलाइवरी ग्लैंड। लिखेंगे इसमें इन ह्यूमन 3 pairs of salivary glands, 3 pairs of salivary glands are present. These are situated outside the buccal cavity. हमें पता है ये कि buccal cavity का outside होगा, ये outside the buccal cavity. The glands are, ये glands कौन कौन से होते हैं, the glands are, बोलिए पहला होगा
सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर मैक्सिलरी ग्लैंड, और ये कितना होगा, ये होगा 2। और दूसरा हमारे पास होगा सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका भी नंबर होगा 2। फिर हमारे पास लास्ट हुआ कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये भी होगा हमारे पास 2। ठीक, अब चलिए इसे आप लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, चलिए बढ़ते आगे। अब सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है सलाइवा, उसके बारे में हम जानेंगे। सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा सलाइवा, एक बार उसके बारे में लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सलाइवा में क्या क्या होता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग इसको। पहला तो हम लिखेंगे कि सलाइवा जो है ये सिक्रीशन है सलाइवरी ग्लैंड्स का, सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है सलाइवा। अब सलाइवा, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसका पीएच होता है 6.8। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। कंपोजिशन कहने का मतलब ये है कि सलाइवा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। मैंने आपको बताया कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। पहला तो होगा उसमें लाइसोजाइम, दूसरा होगा सलाइवरी अमाइलेज, फिर उसमें कुछ आयंस होंगे, और वाटर तो होगा ही 99.5%, जो कि उसको एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आइए देखिए, लिखिए। पहला होगा वाटर, जो कि 99.5% होगा। फिर होगा हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। फिर हमारे पास होगा लाइसोजाइम। अच्छा, तो म्यूकस भी आप कह सकते हैं कि इसमें म्यूकस भी होता है, चलिए, जो कि मिक्स खाने को मिक्स करने में हेल्प करेगा। अब फिर कुछ हमारे पास आयंस होंगे, फ्यू आयंस लाइक, कौन कौन से आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें सोडियम आयंस भी होते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे सलाइवा के बारे में कि हमारा सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, सलाइवा में कौन कौन सी चीजें होंगी हमने देखी। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट हम जानेंगे ईसोफेगस के बारे में कि ईसोफेगस में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि माउथ होगा, उसमें बक्कल कैविटी होगा, उसके ऊपर में नेजल कैविटी होगा, वहां से होके जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे फेरिंग्स होगा, और फेरिंग्स के डोर्सल साइड से एक पाइप अंदर जाएगा, और वही होगा फूड पाइप, या उसी को हम लोग बोलेंगे ईसोफेगस। और ईसोफेगस से ही होके खाना अंदर जाएगा और वो स्टमक के पास जाएगा। मतलब कि फेरिंग्स को और स्टमक को कौन आपस में कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है ईसोफेगस। और ईसोफेगस का जो ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे गलेट। ध्यान दीजिएगा, ईसोफेगस का जो ओपनिंग है या फूड पाइप का जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे गलेट। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में 2 ओपनिंग्स होंगे। एक ओपनिंग फूड पाइप बनाएगा, फूड पाइप से आगे बढ़ जाएगा, और एक ओपनिंग से फिर आगे क्या बढ़ जाएगा, विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो खाना किसमें से जाएगा, जो फूड हमने इंटेक किया है इंजेक्शन के थ्रू, वो फूड कैसे जाएगा, वो फूड ईसोफेगस से होके वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो ईसोफेगस में आपको पता होगा कि उसमें एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि जब फूड अंदर जाता है तो एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तो ऑफ कोर्स ईसोफेगस में भी होगा, क्योंकि ईसोफेगस तो एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट ही है। जब खाना अंदर जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन से होते हुए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हुए, इसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे करके वो फूड अंदर जाएगा, और वो ईसोफेगस से होते हुए वो स्टमक को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। ईसोफेगस से क्यों, एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करेगा, ताकि फूड जो है ईसोफेगस से होते हुए पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक में पहुंच जाएगा, ताकि बाकी आगे का प्रोसेसिंग होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था
कि फायरिंग्स में दो ओपनिंग्स होंगे। यहाँ पे फायरिंग्स है तो यहाँ पे दो ओपनिंग्स होंगे। एक ओपनिंग जो है वो आगे बढ़ जाएगा फुट पाइप को लेके, और एक ओपनिंग आगे बढ़ जाएगा ट्रैकिया को लेके, और ट्रैकिया में एयर जाएगा, विंड जाएगा और हमारे ईसोफेगस में फुट जाएगा। ठीक, तो आइए हम जरा लिखते हैं ईसोफेगस के बारे में। चलिए लिखिएगा, ईसोफेगस is a thin, long, simple, uniform tube, एक ट्यूब है which runs downwards से जाएगा ऑफ कोर्स, which runs downwards, साथ साथ लिखेंगे आप भी, and pierces, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, and pierces the diaphragm, and finally opens into stomach, and finally opens into stomach। देखिए इस लाइन का यहाँ पे मतलब ये है, आपको एक बात पता होगा कि यहाँ पे होगा एक मस्कुलर पार्ट डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड होगा, और इसी के अंदर में हमारे जो भी हमारे स्टमक होगा या जो भी होगा, ये सारे पार्ट जो है इसके अंदर में होते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी एक्चुअली इस मस्कुलर फ्लैप के नीचे में ही होता है, और इसी मस्कुलर पार्ट को हम कहते हैं डायफ्राम। तो आप यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पियर्सेस द डायफ्राम, ये डायफ्राम को पियर्स करते हुए ये जाके स्टमक में खुल जाएगा। यहाँ पे होगा माउथ, और माउथ से ये आगे बढ़ेगा ईसोफेगस, डायफ्राम को पियर्स करते हुए ये स्टमक में जाके खुल जाएगा, उसे यहाँ पे बात लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे हम वही बात लिखेंगे कि फायरिंग्स से आपने लिख लिया, जल्दी से लिख लिए इसको। चलिए अब हम लिखेंगे कि फायरिंग्स में जो दो ओपनिंग्स होते हैं, जो डॉर्सल ओपनिंग होगा और एक वेंट्रल ओपनिंग होगा। डॉर्सल ओपनिंग जो होगा वो गलेट होगा, जिससे कि ईसोफेगस आगे बढ़ जाएगा, और जो वेंट्रल ओपनिंग होगा वो वेंट्रल ओपनिंग विंड पाइप का ओपनिंग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, और वही तो कवर्ड होता है एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस से वो इसलिए कवर्ड होता है ग्लॉटिस, ताकि जो फूड है ना वो विंड पाइप में ना चला जाए। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि वेंट्रल अपर्चर ऑफ फायरिंग्स, ventral aperture of pharynx is called glottis, which is related to the larynx। बिल्कुल सही बात है, which is related to the larynx, क्योंकि विंड पाइप में आगे बढ़ेंगे तो लैरिंग्स होगा, साउंड बॉक्स होगा, लैरिंग्स which is guarded by epiglottis। मैंने आपको ही बताया था ये कि ग्लॉटिस गार्डेड होगा किससे, एपिग्लॉटिस से। क्यों एपिग्लॉटिस से गार्डेड होगा, इसलिए गार्डेड होगा ताकि इसमें कहीं फूड का एंट्री ना हो जाए, गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। ठीक है, आइए अब यहाँ पे एक चीज नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे, या फिर इसी में लिख लीजिए कि वेंट्रल अपर्चर के बारे में हमने लिख लिया। अब डॉर्सल अपर्चर के बारे में लिख लेते हैं कि डॉर्सल अपर्चर is called gullet, which opens into the esophagus, देखिए इसको अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे और इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हो गया हमारा माउथ, और यहां से ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ये हो गया नेक, और यहां से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये हो गया हमारा डॉर्सल पार्ट, और ये हो गया हमारा वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल पार्ट यही तो है हमारा ईसोफेगस, और ये क्या है, ये हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल अपर्चर जो कि ईसोफेगस से खुल जाएगा, और ये जो वेंट्रल पार्ट है इसमें क्या चला जाएगा, लैरिंग्स, ग्लॉटिस। जो ऊपर का पार्ट है यहाँ का, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लॉटिस, क्योंकि ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस बोलेंगे, और ये ईसोफेगस है तो ईसोफेगस के ओपनिंग को हम लोग गलेट बोलेंगे। और यही जो ओपनिंग है ना ट्रैकिया का, ग्लॉटिस, इसके ऊपर में एक फ्लैप होता है, इसी फ्लैप को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टमक। अब हम जानेंगे स्टमक के बारे में। अब चूंकि हमने माउथ के बारे में जान लिया, इसोफेगस के बारे में जान लिया, तो फिर इसोफेगस जाके कनेक्ट करेगा कहाँ पे? इसोफेगस जाके कनेक्ट करेगा हमारे स्टमक में, ठीक है। और स्टमक हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टमक जो होगा हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में वो जे शेप्ड का एक ऑर्गन होता है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ से ये इसोफेगस यहाँ पे नीचे आया, और ये इसोफेगस जाके कनेक्ट कर जाता है एक जे शेप के ऑर्गन में, और इसी जे शेप के ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टमक। अब इस स्टमक को भी हम कई सारे पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे कि हम इस पार्ट को क्या बोलेंगे, आपको पता होगा, इसको हम बोलेंगे कार्डियक, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे फंडस, इसको बोलेंगे बॉडी, और इसको बोलेंगे पाइलोरी, इसको बोलेंगे पाइलोरी, पाइलोरी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, और इस स्फिंक्टर का काम क्या होगा? इस स्फिंक्टर का काम होगा कि बैकवर्ड फ्लो को रोकना। कहने का मतलब है कि एक बार अगर इसोफेगस से खाना स्टमक में आ गया, तो इसका काम होता है कि स्फिंक्टर को इस हिसाब से बंद करेगा कि फिर से स्टमक से खाना इसोफेगस में ना चले जाए। तो इसीलिए इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये स्टमक हुआ और इसका रूट वर्ड हुआ गैस्ट्रिक, ये हुआ गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और वो स्फिंक्टर होगा यहाँ पे, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे पाइलोरी पार्ट है, तो इस यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होगा, और इस स्फिंक्टर को हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो इसोफेगस के ये स्टमक के पार्ट्स हो गए। इस पार्ट को बोले कार्डियक, इसको फंडस, इसको बॉडी, और इसको पाइलोरी, ठीक। तो स्टमक के आप पार्ट्स को तो समझ लिए। अब हम समझेंगे स्टमक के फंक्शन को, कि स्टमक का फंक्शन होता क्या है। देखिए, जब इसोफेगस से फूड आया तो वो फूड को डाइजेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि बस वो अभी तक एक ही बार डाइजेस्ट हो पाया है माउथ में, और माउथ में बहुत कम ही देर के लिए होता है फूड। इसका मतलब कि उसको एक लॉन्ग टर्म में डाइजेशन की जरूरत है, और वो डाइजेशन होगा हमारे स्टमक में। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक होता है। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक होता है, और ये काम स्टमक का होता है कि वहां पे इसको स्टोर करे, वहां पे उसको डाइजेस्ट करे। तो पहला काम तो इसका हुआ स्टोर करना, दूसरा काम हुआ इसको डाइजेस्ट करना। अब डाइजेस्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे, एसिड्स रिलीज होंगे, वो रिलीज होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं इसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम्स रिलीज करेंगे, कुछ एसिड्स रिलीज करेंगे, ठीक ना। तो आइए पहले हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सीक्रेशंस कौन कौन से होते हैं हम वो जान लेते हैं। तो पहले एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम पहले बना लीजिए इसे। चलिए, डायग्राम बना लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे हमारे स्टमक में। हालांकि हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक बार शॉर्टकट में देख लेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते कौन कौन से हैं और उनका सिक्रीशन क्या क्या होता है। पहला तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा उसको हम बोलते हैं चीफ सेल, या पेप्टिक सेल, या जाइमोजेन सेल। तीनों एक ही नाम है, आप उसे चीफ सेल बोलिए, या पेप्टिक सेल बोलिए, या जाइमोजेन सेल बोलिए, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही होगा। इनका काम होता है रिलीज करना मेनली 2 एंजाइम्स को, और वो 2 एंजाइम्स होते हैं पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। इनका एंजाइम्स 2 होंगे, फिर ध्यान से सुनिएगा। ये 2 एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और वो होंगे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। इसको आगे हम लिखवाएंगे भी, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन दोनों ही इनएक्टिव एंजाइम्स, मतलब कि ये जस्ट रिलीज हो गए तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इनका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे।
क्योंकि अभी इनएक्टिव फॉर्म में, इनको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम कर पाएंगे। और इनको एक्टिव कौन करेगा? इनको एक्टिव करेगा HCl। और HCl कहां से रिलीज होगा? HCl रिलीज होगा किसी दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम क्या है? उस गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम है पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने दो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम लिया है। पहले का नाम था चीफ सेल या पेप्टिक सेल या ज़ाइमोजेन सेल, तीनों एक ही है। और दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड का मैंने नाम लिया, वो था पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। और वो क्या रिलीज करेगा? वो दो चीज रिलीज करता है। पहला रिलीज करता है HCl और दूसरा रिलीज करता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। आइए पहले हम इसे लिख लेते हैं एक बार। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पहला कौन सा ग्लैंड होगा? पहला ग्लैंड होगा चीफ सेल या इसी को हम बोलेंगे पेप्टिक सेल। इसे आप लिखेगा नहीं, मैं इसे लिखवाएंगे दोबारा, या फिर आप इसे बोलोगे ज़ाइमोजेन सेल। ज़ाइमोजेन सेल ये क्या क्या रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और दोनों के दोनों होंगे इनएक्टिव, अभी ये एक्टिव नहीं है, ठीक। और ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। दूसरे ग्लैंड्स हमारे पास कौन होंगे? दूसरे ग्लैंड्स हमारे पास होंगे ऑक्जेंटिक सेल, इसी को हम बोलेंगे पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। और ये क्या सीक्रेट करेंगे? पहला तो सीक्रेट करेंगे HCl और दूसरे क्या सीक्रेट करेंगे? दूसरे सीक्रेट करेंगे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में आप डिटेल्स में बाद में जानिएगा। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक। इन्होंने यह सीक्रेट किया। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों के दोनों इनएक्टिव होते हैं और इन्हें काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए एक्टिव होने की जरूरत है। और एक्टिव इन्हें कौन करेगा? इन्हें एक्टिव करेगा हमारा HCl। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव है उसे एक्टिव करेगा हमारा HCl। और ये जो प्रोरेनिन है ना, इसे भी एक्टिव करेगा हमारा HCl। प्रोरेनिन इसे भी एक्टिव करेगा हमारा HCl। और पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके वो पेप्सिन बना देगा। अब ये रेडी है काम करने के लिए, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। अभी एक्टिव हो चुका क्योंकि HCl ने पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन बना दिया और HCl प्रोरेनिन को एक्टिव करके ये रेनिन बना देगा। तो HCl का सबसे मेन फंक्शन होता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिव कर देना पेप्सिन में और रेनिन में। ये हुआ HCl का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपको पता होगा कि जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उनको किल करेगा। तीसरा फंक्शन क्या होगा? तीसरा फंक्शन होगा कि फूड को ये सॉफ्ट कर देगा। जो हमने खाना खाया है ना, फूड को सॉफ्ट कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। और अब तक जो हमने बोलस लिया हुआ था, खाना खाया हुआ था, उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं काइम। ध्यान दीजिएगा, स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को अब हम बोलेंगे काइम। दो चीज होता है, एक होता है काइम, एक होता है काइल। तो काइल अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी काइम बोल रहा हूं। और ये काइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हमारा खाना स्टमक में ही है। स्टमक में ही में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे हम काइम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेल्स हो गए जो कि रिलीज हुए गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और उनको जो पेप्सिनोजेन और पेप्सिन को एक्टिवेट किसने किया? पेप्सिनोजेन को और पेप्सिन को एक्टिवेट किया हमारा HCl। और HCl रिलीज कहां से हुआ? वो रिलीज हुआ पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है एक बार उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसे आपको नहीं लिखना था, नोट में करवाऊंगा आपको। स्टमक के बारे में चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखवाएंगे। हो सकता है 1-2 पॉइंट ज्यादा हो जाए, बाकी सब कुछ वही होगा। चलिए लिखिए, लिखेंगे it is situated on left side of abdominal cavity, left side of abdominal cavity, left side of abdominal cavity। फिर लिखेंगे it is the widest part of alimentary canal, widest part of
एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर लिखेंगे इट इज अ बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, बैग लाइक, साथ साथ लिखेंगे आप भी, मस्कुलर स्ट्रक्चर जे शेप। मैंने आपको बताया था ना कि जे शेप होगा, और जे शेप कब होगा? एम्प्टी कंडीशन में, जब पेट हमारा खाली होगा तो जे शेप होगा, जे शेप इन एम्प्टी कंडीशन, जे शेप इन एम्प्टी कंडीशन। ठीक, अब चलिए फिर लिखेंगे द स्टमक कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स, कि स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, हम उन पार्ट्स को लिखे। मैंने आपको बताया था कौन कौन से पार्ट्स होंगे, बताइए। पहला होगा कार्डियक, फिर होगा फंडस, फिर होगा बॉडी, और आखिर में पाइलोरी, आखिर में होगा हमारे पास पाइलोरी। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे फिर और लिखेंगे हम द स्टमक स्टोर्स द फूड, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक ये स्टोर करेगा। फिर खाना सब आपस में मिक्स कर जाएगा, तो क्या लिखेंगे? द फूड मिक्सेस थॉरली, ये पूरी तरह से मिक्स कर जाएगा, मिक्सेस थॉरली। और एक बात आप ध्यान दीजिए, हमारे स्टमक में एक चर्निंग मूवमेंट होता है। चर्निंग मूवमेंट कहने का मतलब है कि जो खाना हो गया ना, पहले एक बार पूरा उसे स्ट्रेच किया जाएगा, फिर से जैसे वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि कपड़े को बांध के उसमें ऐसे घुमाया जाता है, तो स्टमक में बिल्कुल वैसे तो नहीं, बट एक दूसरे टाइप का मूवमेंट होता है, ताकि खाने को पूरी तरह से उसमें एंजाइम मिक्स कर जाए। उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। और उससे जो भी एसिड्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, वो इतने पूरी तरह से उसमें मिक्स कर जाएंगे ताकि वो अच्छे तरह से एक्ट करेंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि उसमें 4 से 5 घंटे तक स्टमक में खाना होता है। ठीक है, तो लिखेगा मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, with the acidic gastric juice, acidic gastric juice of the stomach, by churning movements, of its muscular wall, and is called chyme। मैंने आपको अभी काइम के बारे में बताया था कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, चर्निंग मूवमेंट से फॉर्म होता है, उस फूड को हम काइम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और हमें ये समझना है कि जो मस्कुलर वॉल है स्टमक का, उसमें एसिड रिलीज होगा और वो उसका पीएच बहुत ही कम कर देगा। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि उसका मस्कुलर वॉल एक्सपोरिएट होने से बच जाए। कहने का मतलब है कि उसका जो मस्कुलर वॉल है, जो लाइनिंग है, एपिथेलियम है स्टमक का, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोरिएट होने से बच जाए, मतलब कि डैमेज होने से बच जाए। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई स्टमक में ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि उसको डैमेज होने से बचा रहा होगा। उसका मैकेनिज्म है, उसमें एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसका नाम होता है म्यूकस नेक सेल। और म्यूकस नेक सेल का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस सिक्रीट होने से क्या होगा कि वो एक लेयर बना देगा स्टमक वॉल में, जो कि उसको एक्सपोरिएट होने से, उसको डैमेज होने से बचाएगा। म्यूकस के साथ अकम्पनी करता है बाइकार्बोनेट आयन। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन दोनों ही मिलके उसके वॉल को डैमेज होने से बचाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं इसके आगे लिखेंगे सब लोग, द म्यूकस एंड
bicarbonate ions, the mucus and bicarbonate ions present in the gastric juice, play an important role in the lubrication and protection of the mucosal epithelium. म्यूकोसल एपिथेलियम का मतलब हुआ जो स्टमक का वॉल है, एपिथेलियम, फ्रॉम एक्सकोरिएशन by the highly concentrated HCl, HCl। और आपको तो पता ही है कि HCl pH को बहुत डाउन कर देगा, करीब करीब 1.8 कर देगा। इससे क्या होगा कि वो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और वहां पे जो एंजाइम्स हैं लाइक पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, हालांकि पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, हमने आपको बताया था HCl के कारण, और जो प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में। तो ये एंजाइम्स तभी एक्ट करेंगे जब हमारा पीएच बहुत कम होगा, मतलब कि हाईली कंसंट्रेटेड एनवायरमेंट होगा, ठीक। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा HCl, ठीक। तो लिखेंगे इसके आगे, HCl provides acidic pH. HCl provides the acidic pH, और pH कितना होगा? करीब करीब 1.8 acidic pH, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। मैंने बताया आपको कि पेप्सिन को अगर एक्ट करना है तो इसका पीएच उस एनवायरमेंट का बहुत कम होना चाहिए, और वो काम करेगा कौन? वो काम होगा हमारा HCl का। और HCl सिक्रीट कहां से होगा? वो सिक्रीट होगा ऑक्जेंटिक सेल, या फिर उसका दूसरा नाम था पैराइटल सेल, उससे सिक्रीट होगा HCl, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। हालांकि मैंने आपको अभी पढ़ाया था, बट इसके बारे में अभी हम लिखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजेन सेल, क्या क्या इसका सिक्रीशंस होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, एक बार हम इसको नोट कर लेंगे। साथ साथ आप भी लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो फर्स्ट लिखेंगे हम क्या? चीफ सेल्स, या बोलेंगे इसको पेप्टिक सेल्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? जाइमोजेन सेल्स। सब एक ही चीज है, इसके बारे में लिखिए। ये सिक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और ये किस फॉर्म में है बाबू? ये है इनएक्टिव फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और ये भी कैसा है? ये भी इनएक्टिव है। इनएक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि फिलहाल ये वर्क नहीं कर सकता है, ये फिलहाल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है जब तक कि HCl इसको इनके एक्टिव फॉर्म में ना कन्वर्ट कर दे, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम, also produce a small amount of gastric lipase. ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि फैट का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो कि माउथ में स्टार्ट नहीं होता है,
क्योंकि माउथ में उसका कुछ खास मैकेनिज्म है नहीं कि उसमें लाइपेज कोई सिक्रीट हो और वहां पे डाइजेस्ट होगा। और इसोफेगस में तो खैर डाइजेशन होता ही नहीं है। डाइजेशन फैट का स्टार्ट होगा स्टमक में, लेकिन वहां पे बहुत माइल्ड लाइपेज होता है, बहुत कम लाइपेज होगा, और वो भी लाइपेज सिक्रीट कौन करेगा, आपने देखा अभी, चीफ सेल या पेप्टिक सेल। तो स्टमक में फैट का डाइजेशन स्टार्ट तो होता है, बट बहुत कम डाइजेशन होगा, माइल्ड डाइजेशन होगा, बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्रीटी हो रहा है गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जो सलाइवा माउथ में रिलीज हुआ है, क्या वो जब आगे जाएगा, आगे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो क्या आगे भी वो फंक्शन करेगा क्या? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे ही वो जाएगा हमारे स्टमक में, तो सलाइवा का ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। सलाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, और सलाइवरी एमाइलेज उसी पीएच पे अपना काम कर पाएगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन जब वो स्टमक में जाता है तो वहां पे हो गया बहुत ही लो पीएच, मतलब कि हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड होगा, वहां पे हाईली एसिडिक एनवायरमेंट होगा, इसलिए वहां पे हमारा सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, और इसी को हम बोलते हैं पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। चलिए इसमें हम लिखेंगे दे सिक्रीट HCl and Cashel's intrinsic factor। HCl and Cashel's intrinsic factor। हालांकि इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में आप बाद में समझिएगा, बस फिलहाल यहाँ पे नाम सुन लीजिए। आप जो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब हम जानेंगे HCl के फंक्शंस के बारे में। हालांकि मैंने आपको अभी बताया था कि HCl के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक पहले तो ये एक्टिवेटर का काम करता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का, फिर एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके बाद से जो फूड होता है उस फूड को ये पूरा सॉफ्ट कर देगा, फिर बैक्टीरिया को किल करेगा। ये सारे फंक्शंस हुए किसके? HCl के। तो आइए नोट करते हैं हम फंक्शंस ऑफ HCl। फंक्शंस ऑफ HCl फटाफट नोट कीजिए। पहला लिखेंगे the main function of HCl, और इसे हम बोलेंगे एक्टिवेटर, क्योंकि ये एक्टिवेट कर रहा है हमारे एंजाइम्स को, और वो जो चीफ सेल से रिलीज हुए हैं उनको ये एक्टिवेट कर रहा है, इज टू कन्वर्ट inactive enzymes into active enzymes। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया कि ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करेगा। अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि स्टमक में रिलीज हुए हैं जो कि इनएक्टिव हैं? मैंने आपको बताया था कि चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइक पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, और इसको एक्टिवेट करेगा HCl। ठीक, तो आइए पहले हम लिखते हैं यहां पे कि पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन आर inactive enzymes। ठीक, यहां तक हो गया। अब हम यहां पे ये भी लिख देंगे कि पहले हमारा था पेप्सिनोजेन और था हमारा प्रोरेनिन, बट जब इस पे HCl ने एक्ट किया, HCl जब इन पे एक्ट करेगा तो हमारा पेप्सिनोजेन हो जाएगा अब एक्टिव। फिलहाल ये इनएक्टिव है, अब ये हो जाएगा एक्टिव, और एक्टिव हो गया ये हो जाएगा पेप्सिन, और जो प्रोरेनिन इनएक्टिव है वो एक्टिव होके हो जाएगा रेनिन। प्रोरेनिन से हो गया रेनिन और पेप्सिनोजेन से पेप्सिन। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोरेनिन या रेनिन, प्रोरेनिन सिक्रीट होगा इन्फेंट्स में, बच्चों में सिक्रीट होगा, एडल्ट्स में प्रोरेनिन सिक्रीट नहीं होगा। प्रोरेनिन या रेनिन का काम होता है डाइजेस्ट करना मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा रेनिन,
और ये सिक्रीट होगा इन्फेंट्स में, एडल्ट्स में सिक्रीट नहीं होगा। ये पॉइंट अब याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपने नोट किया होगा, साथ साथ आप नोट करते रहिए। आगे लिखिएगा, अभी हम HCl का फंक्शन से लिख रहे हैं। इट डिस्ट्रॉयज all the bacteria, it destroys all the bacteria in the food, अभी हमने देखा था इसके बारे में। आगे लिखेंगे, HCl stops the action of saliva on food। सलाइवा को एक्ट नहीं करने देगा क्योंकि यहाँ पे पीएच हो गया है बहुत कम, और सलाइवा को एक्ट करने के लिए चाहिए पीएच 6.8। आगे लिखेंगे, इन स्टमक द मीडियम इज हाईली एसिडिक। स्टमक में मीडियम बहुत ही एसिडिक होगा, और ये एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें HCl है, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में, हाईली एसिडिक। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। फिर लिखेंगे, it dissolves the hard portions of the food and makes it soft ठीक। तो ये सारे हो गए हमारे फंक्शंस HCl के। पहला फंक्शन तो हमने ये देखा कि एक्टिवेटर का काम करेगा। दूसरा फंक्शन हमने ये देखा कि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि उसमें रेनिन या पेप्सिन एक्ट कर पाए। फिर हमने देखा कि ये फूड को सॉफ्ट कर देता है, और उसके बाद से सलाइवा को एक्ट करने नहीं देगा क्योंकि सलाइवा को चाहिए पीएच करीब करीब 6.8, और इसका पीएच कितना है? करीब करीब इसका भी 1.8 होता है, मतलब कि हाईली लो पीएच है, यहाँ पे बहुत कम पीएच है, और उसे चाहिए हाई पीएच। तो HCl के ये सारे फंक्शंस हो गए। तो हमने अभी दो ग्लैंड्स देखे, दो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने देखे हैं। पहला हमने देखा पेप्टिक सेल या चीफ सेल या ज़ाइमोजेन सेल, पहला। दूसरा हमने देखा ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। अब एक आखिरी सेल देखेंगे, उसे हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से म्यूकस रिलीज होता है, और म्यूकस का काम होता है गैस्ट्रिक वॉल जो होता है उसको एक्सकोरिएट होने से या फिर डैमेज होने से बचाना। तो यही म्यूकस नेक सेल सिक्रेट करेगा म्यूकस, जो कि उस वॉल को बचाएगा। ठीक है, तो आइए 3 नंबर लिखेंगे हम। तीसरा, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस। पूरे सरफेस से प्रेजेंट होंगे, थ्रू आउट द सरफेस epithelium and secrete mucus ठीक है। तो आज के क्लास में हमने जाना सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं। हमने देखा कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और उसके बाद हमने जाना HCl के बारे में, या फिर जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने जाना। स्टमक के बारे में कि स्टमक में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके पोर्शंस होते हैं, स्टमक का फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फिर HCl का क्या फंक्शन होता है, उसमें म्यूकस का क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में देखा, और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।